हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट एंड आई होप आप सबकी यूपीटेट की प्रिपरेशन अच्छे से चल रही होगी। आज हम अपने यूपीटेट पेपर 2 जो कि 2021 में ऑर्गेनाइज हुआ था, इसके हिंदी के टोटल 30 पीवाईक्यूज करने जा रहे हैं। सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम लेट अस स्टार्ट। हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है, पंकज में कौन सा समास है? तो देखिए, समास हम सबने पढ़ा है कि समास जब हम दो पदों को आपस में मिला देते हैं तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं? समास। समास हमारे 6 प्रकार के होते हैं: कर्मधारय, बहुव्रीहि, द्विगु, द्वंद्व और दो और होते हैं तत्पुरुष और अव्ययी भाव। ठीक है, अब यहाँ पर हम पहले ऑप्शंस डिस्कस कर लेते हैं। सबसे पहले हमारा कर्मधारय। तो देखिए, कर्मधारय समास में क्या होता है? कर्मधारय समास में विशेषण और विशेष्य का संबंध होता है। विशेषण और विशेष्य का मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता दे रही हूँ आपको, ताकि एक क्विक रिवीजन हो जाए। ठीक है, विशेषण और विशेष्य का संबंध, जैसे कि नील गाय। अब यहाँ पर हमारा जो पहला पद है नील, नील यानी कि नीली, तो नीली जो है वो विशेषण है और गाय, गाय क्या है? हमारा विशेष्य है। तो ये इसमें हमारा कौन सा समास हो जाएगा? कर्मधारय समास। फिर आता है द्विगु समास। द्विगु समास में पहला पद हमारा संख्यावाची होता है, संख्यावाची। ठीक है, ये द्विगु समास की पहचान होती है। जैसे फॉर एग्जाम्पल चौराहा, चौराहा, इसमें हमारा जो पहला पद है चार और दूसरा है राह, यानी कि चार राहों वाला। तो जो पहला पद है वो हमारा संख्यावाची है, तो इसमें हमारा कौन सा समास हो जाएगा? द्विगु समास। फिर आता है द्वंद्व समास। द्वंद्व समास में युग्म या जोड़ा बनाते हैं, जैसे सीता गीता, सीता गीता। ठीक है, राम श्याम, अच्छा बुरा, राजा रंक। ठीक है, तो ये हमारा इसमें कौन सा समास हो जाता है? द्वंद्व समास। अब पंकज में कौन सा समास है, हमसे ये पूछा गया है। तो पंकज में हमारा है बहुव्रीहि समास। देखिए, बहुव्रीहि समास और कर्मधारय समास में बहुत ही माइन्यूट फर्क होता है, क्योंकि दोनों में कहीं ना कहीं विशेषण और विशेष्य का ही संबंध होता है। जैसे कि हम पंकज का उदाहरण लें तो पंकज। अब देखिए, यहाँ पर पंक का मतलब है कीचड़ और ज का मतलब है जन्मा। तो कीचड़ में जन्म लेने वाला, तो जैसे कीचड़ में तो कई सारी चीजें जन्म लेती हैं, है ना? तो लेकिन हम पंकज, हर कीचड़ में तो घास पत्ते भी उग जाते हैं, तो हम हर घास पत्ती को हम थोड़ी पंकज बोल देते हैं। पंकज हम एक स्पेशल, यानी कि एक बहुत ही अलग प्रकार के हम पुष्प को कहते हैं, जो कि है कमल। ठीक है, तो कीचड़ में जन्म लेने वाला यानी कि कमल। तो जो बहुव्रीहि समास की विशेषता ये होती है कि इसमें होता है, इसमें भी विशेषण और विशेष्य का ही संबंध है, लेकिन ये किसी तीसरे अलग और एक विशेष शब्द की ओर हमें इशारा करते हैं या संकेत करते हैं। यानी कि पंकज का जो विशेष अर्थ है वो क्या है? कमल। पंकज हम हर उस चीज को नहीं बोल देंगे जो कि कीचड़ में जन्म लेती है। ठीक है, तत्पुरुष समास में हम यहाँ पे जो बाकी के हमारे दो समास हैं, इसको भी मैं बिल्कुल शॉर्ट में बता दे रही हूँ। तत्पुरुष समास में हमारा कारक चिन्हों का लोप होता है, कारक चिन्हों का लोप। जैसे फॉर एग्जाम्पल राजकुमार, राजकुमार, राजा का कुमार, यहाँ पे का, राजा का कुमार, यहाँ पर का क्या है? का विभक्ति किसकी है? कारक की है। तो इसलिए इसमें कौन सा समास हो जाएगा? तत्पुरुष समास। अव्ययी भाव में हमारा पहला पद क्या होता है? अव्यय। जैसे प्रतिदिन। अब यहाँ पर हमारा पहला पद है यानी कि प्रति, ये क्या है? ये एक अव्यय है, तो इसमें हमारा कौन सा समास हो जाएगा? अव्ययी भाव समास। ठीक है, तो ये हमारा उत्तर हो जाएगा। इसका उत्तर हमारा हो जाएगा बहुव्रीहि समास। इसको मैं अलग मार्कर से लिख देती हूँ। ओके, देन नेक्स्ट क्वेश्चन। अयोगवाह कहा जाता है। अयोगवाह किसे कहते हैं? अनुस्वार एवं विसर्ग को। जो अंग और अह है, इसको हम क्या बोलते हैं? अयोगवाह। और इनका जो एक दूसरा नाम होता है वो होता है व्यंजन ध्वनियां। इन्हें हम व्यंजन ध्वनियां भी कहते हैं। देन क्वेश्चन नंबर 33। एक ओर अजगर ही लखी, एक ओर मृगराय, विकल बटोही बीच ही परयो मूर्छा खाए। इन पंक्तियों में प्रयुक्त रस है। अब हमसे रस पूछा गया है। देखिए, हमारे जो काव्य सौंदर्य के जो तत्व होते हैं वो 3 होते हैं, यानी कि काव्य सौंदर्य यानी कि कविता को सुंदर तरीके से प्रस्तुत करने के जो तरीके होते हैं। पहला होता है रस, दूसरा होता है छंद और तीसरा होता है अलंकार। तो ये हमारे 3 तरीके होते हैं कविता को एक सुंदर रूप देने के।
यहाँ पर हमसे रस पूछा गया है। तो जैसे हम इसको हम ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे किसी भी हम कोई भी चीज़ खाते हैं, लाइक अगर हम कोई फल का एग्जाम्पल ले लें तो फल से हमें रस मिलता है। रस का मतलब हमें आनंद की अनुभूति होती है। अब यहाँ पर रस का मतलब केवल आनंद नहीं है, इसका मतलब है कोई भी भाव, यानी कि कविता को पढ़ के हमारे मन में जो भी भाव जागृत हो रहे हैं उसे ही क्या कहा गया है, रस कहा गया है। अब अगर हम इन कविता की पंक्तियों को पढ़ें, एक और अजगरही, यानी कि एक और अजगर है, और एक और मृगराय, मृगराय यानी कि शेर, ठीक है, और एक और शेर है। विकल बटोही, बटोही यानी कि राह चलने वाले, और जो बटोही है विकल यानी कि वो व्याकुल है, और वो बीच में ही खड़ा है, और वो मूर्छा खा रहा है, यानी कि वो बेहोश हो रहा है, ठीक है। एक और अजगर को देख करके, एक और शेर को देख करके, बीच में जो राहगीर खड़ा है वो बेहोश हो रहा है। तो इसको इन पंक्तियों को सुन करके हमारे मन के भीतर कौन से भाव जागृत हो रहे हैं? वीर रस, वीरता का भाव नहीं, क्योंकि इसमें कोई वीरता तो हमें कोई दिख नहीं रही है ना। रौद्र रस, रौद्र रस भी हमें नहीं दिख रहा, किसी का कोई रौद्र रूप नहीं दिख रहा है, हमें सिर्फ सिंपली बोला गया है कि अजगर खड़ा है और शेर खड़ा है, ठीक है। करुण रस, करुण रस का मतलब होता है दया का भाव, ठीक है। एक बार को हमें दया का भाव आ सकता है, लेकिन इससे भी बेटर हमारा होगा भयानक रस, क्योंकि हमें इसको देख करके भय का संचार हो रहा है हमारे मन के भीतर, है ना। इसको पढ़ करके कि एक और अजगर है, एक और शेर है, अब अगर हम इसको अपने मन में विजुअलाइज करें तो हमारे मन के भीतर हम भय का संचार होगा, हमें भय फील होगा, है ना। तो इसमें हमारा कौन सा उत्तर हो जाएगा? भयानक रस। देन क्वेश्चन नंबर 34, से विभक्ति निम्न में से किस कारक के लिए प्रयुक्त होती है? से विभक्ति यानी कि से का जो कारक चिन्ह है वो किसके लिए प्रयोग होता है? तो देखिए, हमें सारे कारक आई थिंक हमें सबको याद होंगे, बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। तो कर्ता ने, कर्म को, करण से या द्वारा, और संप्रदान के लिए, ये सारी की सारी हमारे कारक विभक्तियां हैं। तो से विभक्ति किसके लिए प्रयोग हो रही है? करण के लिए। तो हमारा उत्तर क्या हो जाएगा? करण। देन क्वेश्चन नंबर 35, उसने नहाकर भोजन किया, इस वाक्य में नहाकर निम्नांकित में से किस क्रिया का उदाहरण है? देखिए, जब भी कोई काम, किसी कार्य से पहले कोई कार्य होना, यानी कि कोई एक काम हुआ है, उससे भी पहले एक दूसरा काम हो चुका है, तो इस वाले सिचुएशन में कौन सी क्रिया होती है? इस सिचुएशन में होती है क्रिया हमारी पूर्वकालिक क्रिया, यानी कि कोई काम हुआ, यानी कि भोजन करना, ये क्रिया है, और उससे भी पहले कौन सी क्रिया संपन्न हो गई है? नहाकर, यानी कि नहाना। तो इसमें हमारी कौन सी क्रिया हो जाएगी? पूर्वकालिक क्रिया, ठीक है। देन क्वेश्चन नंबर 36, सूफी संतों की शैली है, सूफी संतों की जो शैली है उसको क्या बोलते हैं? मसनवी। क्वेश्चन नंबर 37, गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? गुड़िया भीतर गुड़िया के रचनाकार कौन है? मैत्रेयी पुष्पा। क्वेश्चन नंबर 38, 100 अजान एक सुजान के रचनाकार का नाम है, क्या नाम है? बालकृष्ण भट्ट। क्वेश्चन नंबर 39, गोस्वामी तुलसीदास का निधन वाराणसी के किस घाट पर हुआ था? तो इनका निधन हुआ था वाराणसी के 80 घाट पर। क्वेश्चन नंबर 40, भक्तमाल के रचनाकार हैं, भक्तमाल जो रचना है ये कृति किसकी है? ये है नाभादास की। क्वेश्चन नंबर 41, कौन सा वाक्य शुद्ध है? पहला, गलियों को चौड़ा करना आवश्यक है, ठीक है, ये सही लग रहा है। परशुराम की क्रोधाग्नि ने क्षत्रियों को जला दिया, परशुराम के क्रोधाग्नि ने या फिर परशुराम की क्रोधाग्नि ने? यहाँ पर लिंग संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। क्वेश्चन मतलब ऑप्शन 3, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, वृक्षों पर कोयल कूक रही है, ये भी गलत लग रहा है, क्योंकि या तो होता वृक्ष पर कोयल कूक रही है या वृक्षों पर कोयलें कूक रही हैं, तो यहाँ पर वचन संबंधी अशुद्धि है, ठीक है। चौथा ऑप्शन, खेतों में लंबे लंबे घास उगाए, यहाँ पर भी देखिए लिंग संबंधी अशुद्धि लग रही है, लंबे लंबे नहीं, लंबी लंबी, लंबी लंबी घास उगाई आई, है ना। तो ये तीनों ऑप्शन हमारे रॉन्ग हो गए, हमारा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आंसर करेक्ट। देन क्वेश्चन नंबर 42, विद्यार्थी में कौन सी संधि है? संधि पूछा है, तो देखिए विद्यार्थी का अगर जब हम विच्छेद करेंगे, संधि विच्छेद, तो इसका हो जाएगा विद्या धन अर्थी, विद्या का अर्थ ग्रहण करने वाला विद्यार्थी, और जब भी जो एक दीर्घ स्वर आता है तो उसमें कौन सी संधि आ जाती है? दीर्घ संधि। क्वेश्चन नंबर 43, कानन का पर्यायवाची शब्द है, कानन जो है वो किसका पर्यायवाची होता है? वो होता है वन का पर्यायवाची। क्वेश्चन नंबर 44, वाक्य विग्रह का अर्थ है वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना, वाक्य रचना करना, संधि और समास बताना, शब्दों को जोड़ना। देखिए, जो सबसे परफेक्ट आंसर है वो हमारा ऑप्शन नंबर 1 है, वाक्य खंडों को अलग अलग करके उनका संबंध बताना।
देन क्वेश्चन नंबर 45, बिनु पग चले सुने बिनु काना, कर बिनु कर्म करे विधि नाना। इन पंक्तियों में प्रयुक्त अलंकार है। देखिए हमने ऊपर ही इस वाले क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 33 में, यहाँ पर हमने डिस्कस किया था कि जो काव्य सौंदर्य के 3 जो तत्व होते हैं, रस, छंद और अलंकार। देखिए हमसे इस एक ही पेपर में हमसे रस भी पूछ लिया है और यहाँ पर हमसे अब अलंकार पूछ रहे हैं, है ना। तो अब अलंकार, इसमें कौन सा अलंकार है? इसमें मैं आपको पहले उत्तर बता देती हूँ, विभावना अलंकार। देखिए जब भी कारण ना हो और कार्य हो जाए तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? विभावना। कारण यानी कि जिस द्वारा कार्य किया जाना है, ठीक है। जैसे बिनु पग चले सुने बिनु काना, यानी कि पैर नहीं है तभी भी चल रहा है और कान नहीं है तभी भी सुन रहा है। तो यहाँ पर कारण नहीं है लेकिन कार्य हो रहा है, तो इसलिए इसमें कौन सा अलंकार हो जाएगा? विभावना अलंकार। क्वेश्चन नंबर 46, निम्नलिखित में से वाचन शिक्षण की विधि नहीं है। वाचन शिक्षण की कौन सी विधि नहीं होगी? व्याख्या विधि, ठीक है। क्योंकि व्याख्या विधि में तो हम मतलब एज अ टीचर हमें व्याख्या करनी होगी, तो हम उसमें वाचन कैसे शिक्षा दे सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से अभिवृत्त्यात्मक उद्देश्य है? ध्यानपूर्वक सुनना, नहीं। साहित्य का रसास्वादन करना, बिल्कुल नहीं। भाषा और साहित्य में रुचि, नो। स्वानुभूत विचारों व भावों को अभिव्यक्त करना, हाँ। ये हमारा परफेक्ट आंसर है, आंसर नंबर 4। देन क्वेश्चन नंबर 48, हिंदी साहित्य के इतिहास के संबंध में मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान किसने लिखा है? मॉडर्न वर्नाकुलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान, ये लिखा है जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन। देन क्वेश्चन नंबर 49, विरहनी बावरी सी भई, ऊंची चढ़ी अपने भवन में टेरत हाय दई, ले अचरा मुख असुवन पोछत उघरे गात गही। ये किसकी पंक्ति है? गात सही। ये हमसे यहाँ पे पंक्ति पूछा गया है, ये पंक्ति किसकी है? ये है मीराबाई की। क्वेश्चन नंबर 50, हिंदी का पहला पत्र है। हिंदी का पहला पत्र कौन सा है? उदंत मार्तंड। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आई थिंक काफी बार रिपीटेड भी है। क्वेश्चन नंबर 51, सुई का तत्सम रूप क्या है? सुई का तत्सम, देखिए सलाई तो नहीं है और ना ही सुज्जा है। अब हमारे दो ऑप्शंस शॉर्टलिस्ट होते हैं, सूची और सूची। तो यहाँ पर देखिए बहुत ही माइनर सा डिफरेंस है, इसमें बड़ा ई की मात्रा है, इसमें छोटा ई की मात्रा है। तो हमेशा याद रखिए जब भी हमसे सुई का तत्सम रूप पूछेगा तो ये हो जाएगा सूची। क्वेश्चन नंबर 52, परिसीमन का विलोम शब्द है? परिसीमन का विलोम है निर्सीमन। क्वेश्चन नंबर 53, धूसर शब्द का पर्याय है? धूसर शब्द किसका पर्यायवाची होता है? गर्दभ यानी कि गधे का। क्वेश्चन नंबर 54, भूतों अर्थात जीवों द्वारा होने वाला दुख वाक्य के लिए एक शब्द बताइए। इसका एक शब्द है आधी दैहिक। क्वेश्चन नंबर 55, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ है? ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे यानी कि ऊंट देखिए एक बहुत ही बड़ा जानवर होता है और निहुरे निहुरे मतलब छुप छुप के। तो ऊंट की चोरी छुप छुप के कैसे की जा सकती है? ऊंट तो इतना बड़ा जानवर है ना, तो बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते। ऑप्शन नंबर 2। फिर हमें एक अनसीन पैसेज दिया हुआ है, अपठित गद्यांश, इसको पढ़ के हमें कुछ उत्तर देने हैं। हमारा क्वेश्चन नंबर 56, अगर हम ये पूरा गद्यांश पढ़ेंगे तो हम आंसर इजीली कर सकते हैं। धर्म पालन करने में बाधा डालने वाली प्रवृत्तियां कौन सी हैं? इसका मैं आपको डायरेक्टली आंसर बता दे रही हूँ, कमजोर मन, उद्देश्य का निश्चित न होना तथा चंचल मनोवृत्ति का होना। क्वेश्चन नंबर 57, संसार के बड़े बड़े लोगों ने सबसे श्रेष्ठ माना है? किसको माना है? अपने कर्तव्य को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 58, निर्बलता शब्द में उपसर्ग और प्रत्यय का सही विकल्प है? हमें उपसर्ग भी देखना है और प्रत्यय भी देखना है, ठीक है। निर्बलत, देखिए उपसर्ग प्रत्यय लगाने से पहले हमें एक मूल शब्द ढूंढना होगा। मूल शब्द यानी कि कौन सा शब्द है जिसके अंदर उपसर्ग और प्रत्यय लगाया गया है। अभी आप उपसर्ग प्रत्यय को भूल जाइए, पहले मूल शब्द को ढूंढिए। देखिए बलत, ये तो पहले ही हमारा आउट हो गया क्योंकि बलत कोई शब्द होता ही नहीं है, ठीक है। अब इन तीनों में बल है, तो यानी तीनों की तीनों ऑप्शन जो मूल शब्द है वो तो ठीक है। अब हम उपसर्ग और प्रत्यय देख लेते हैं। देखिए निर, यहाँ पर निर पूरा पूरा लिखा हुआ है तो ये गलत है क्योंकि हमारा निर जो है वो नी से बना है, निहबल, नी। और जब विसर्ग होता है, व्यंजन संधि आती है तो नी जो ये विसर्ग है ये र में बदल जाता है और ये र क्या होता है? आधा र होता है, यानी कि हलंत के साथ वाला र, ठीक है। निर्बल अता, यहाँ पर देखिए एक तो ये हलंत नहीं लगा है प्लस ये अता कोई विसर्ग कोई प्रत्यय नहीं है, ठीक है। हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट लग रहा है क्योंकि देखिए इसमें हलंत भी लगा है, बल यानी कि जो हमारा मूल शब्द है वो भी ठीक है और ता प्रत्यय है, तो ये तीनों के तीनों हमारे सही हैं, तो हमारा ऑप्शन नंबर 4 बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 59, कायर की भाववाचक संज्ञा है? कायर की भाववाचक संज्ञा क्या है?
कायरता। क्वेश्चन नंबर 60, अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? अपना मतलब निकालने वाला के लिए उचित शब्द क्या है? स्वार्थी। ठीक है, तो ये थे हमारे टॉप 30 क्वेश्चंस जो कि यूपी टेट पेपर 2 में 2021 में पूछे गए थे। 2021 में जो पेपर एग्जाम जो हुआ था जनवरी में, उसमें पूछे गए थे ये टोटल 30 क्वेश्चंस। एंड आई होप कि आप सबको ये सेशन अच्छा लगा। बहुत ही शॉर्ट और बहुत ही कंसाइज वे में मैंने आपको सारे के सारे क्वेश्चंस करवाने की कोशिश की है। एंड इफ यू लाइक दिस सेशन देन प्लीज शेयर विद योर फ्रेंड्स ऑल्सो, दोज हु आर प्रिपेयरिंग, जो तैयारी कर रहे हैं आने वाले अपकमिंग यूपी टेट की, तो आप उनके साथ शेयर कर दीजिए। एंड प्लीज हेल्प देम ऑल्सो, उनकी भी हेल्प हो जाएगी। एंड जस्ट दैट इज इट। कीप स्टडिंग, कीप लर्निंग, एंड टिल देन बाय बाय।